friends, this is CS Udit, a company secretary by profession and a motivator and faculty by passion. I welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to discuss the board meeting provision and the Secretarial Standard 1, which is being recently revised, and I hope your preparations are going well for the exams. Only 1 week is left for the June exams, and if you are appearing in this June, CS executive or professional, or after 6 months in December, whenever you are listening to me, the Secretarial Standard has been revised with effect from last year, and I'll be discussing the board meeting provisions of Companies Act 2013. हम revise करेंगे board meeting के provisions, and we'll be talking about Secretarial Standard 1, जो हमारा प्रोफेशनल में भी है एंड एग्जीक्यूटिव में भी है. प्रोफेशनल में ये हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट ड्यू डिलिजेंस के पेपर में आ सकता है. जून के एग्जाम्स के लिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1, 2 हैव बीन रिसेंटली रिवाइज्ड and 3 has also been incorporated. लेकिन 1 and 2 are mandatory as per section 118, पर लेकिन 3 जो हमारा डिविडेंड्स का है तो वो अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है. वॉलंटरी कंपनीज अप्लाई कर रही हैं, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं अराउंड 2 to 3 लेक्चर्स लेकर आऊं जिसमें मैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आपके कवर कर लूं, बिकॉज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, राइट. तो बोर्ड मीटिंग्स के प्रोविजंस हम रिवाइज करने वाले हैं कि बोर्ड मीटिंग्स में कंपनीज एक्ट में हमारा बोर्ड मीटिंग्स में कौन सा चैप्टर लगता है. सर हमारा चैप्टर लगता है 12, चैप्टर 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की हम बात करेंगे. चैप्टर 12 आपको पता है, यू ऑल नो द कंपनीज एक्ट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, एंड बोर्ड मीटिंग्स के जो प्रोविजंस है, मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर्स, मतलब अगर मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है, मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप सर आपको सेक्शन नंबर नहीं याद आता तो आप कैसे कोड कर सकते हैं? चैप्टर नंबर 12 कोड कर सकते हैं. और इस चैप्टर में कहां से कौन से सेक्शंस हैं? मेरे 173 से 195 सेक्शंस कवर होते हैं, प्लस मेरे इसके रूल्स भी हैं. रूल्स कौन से हैं सर? कंपनीज के मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर, कंपनीज के मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर्स रूल 2014, ये इसकी बातें करता है. मेरे को कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस भी आपको रिवाइज कराने हैं, जो एप्लीकेबल रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं वो चीजें आपको रिवाइज कराने वाला हूं जिसके लिए मेरा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 एप्लीकेबल है. क्योंकि मेरी लॉ में बहुत सारी चीजें, रूल्स की जो चीजें हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड से लिंक करते हुए हम चलेंगे, और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में काफी चीजें लॉ की ही रिपीट करी गई है. और जो हमारा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड हुआ है, जो हमारा पहले सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड था, उससे हम थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे. अगर आप सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, then there will be no problem. But if you have read it earlier, तो हम थोड़ा सा उसको एनालाइज करके चलेंगे कि रिवाइज क्यों किया गया, और पहले क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इंटरप्रिटेशन में दिक्कत थी, और अब क्या रिवाइज करके उसका मीनिंग निकल गया है. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव वेरी लेस टाइम, वी हैव टू कवर लॉट्स ऑफ थिंग्स. मीटिंग्स की मैं अगर बात करूं, मैं मीटिंग्स का जनरल ओवरव्यू दे दूं, तो मीटिंग्स कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बहुत तरह की होती हैं. मीटिंग्स डायरेक्टर्स की होती हैं, कमिटीज की होती हैं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, हमारी एनुअल जनरल मीटिंग EGM होती है, क्लास मीटिंग होती है, और मेरी मीटिंग ऑफ डिबेंचर बॉन्ड होल्डर्स, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड कोर्ट कन्वेंट मीटिंग्स. मेरा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये मेरा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 लगता है. और मेरी जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, AGM और एनुअल जनरल मीटिंग या EGM जो है, इसके लिए मेरा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 लगता है, राइट. और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं. मैं बोर्ड मीटिंग्स की आज मेन बात करूंगा. बोर्ड मीटिंग्स के प्रोविजंस मेरे कहाँ है सर? मेरे चैप्टर नंबर 12 में डिफाइंड है. सेक्शन नंबर्स आपको याद हो गए हैं. अगर आपका दिमाग बहुत तेज है, आप बादाम खाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है. एग्जाम में सही सेक्शन नंबर कोड करके आएंगे, सब सेक्शन भी कोड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद हुए तो गलत नहीं कोड करेंगे, हम चैप्टर नंबर्स कोड करके आएंगे. बोर्ड मीटिंग्स में हम सब मिनिमम नंबर ऑफ board meetings and interval between the two meetings, section 173 subsection 1 क्या कहता है? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मैंने यहाँ पे समराइज्ड वे में लिखा है. ये वाला जो प्रेजेंटेशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इफ यू नीड, लेकिन ये सारी मेरी एक्ट
की समराइज्ड बात है, इसको मैं समराइज्ड वे में सेक्शन 173 यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगी? विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी तो उसकी 30 डेज में पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। 173 सबसेक्शन 1 कहता है एवरी कंपनी टू होल्ड एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स इन एवरी ईयर। हर साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स हर कंपनी को करने की जरूरत है। एक्सेप्शंस आ गए, उसकी अभी बात करेंगे। इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स, 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में जो इंटरवल है कैन बी मैक्सिमम ऑफ 120 डेज। ये 173 कह रहा है सर, मैं नहीं कह रहा। 2 जब बोर्ड मीटिंग्स होंगी उसके बीच में कितने डेज होने चाहिए? 120 डेज। Once a meeting is called in accordance with 173 subsection 1, that would be deemed to be sufficient compliance of 173 subsection 1, even if the meeting could not be actually held for the want of the quorum, but not for any other reason. अगर 173 subsection 1 में मैंने मीटिंग कॉल कर ली, बोर्ड मीटिंग कॉल कर ली, वो डीम टू बी सफिशिएंट कंप्लायंस हो जाएगा इफ द मीटिंग कुड नॉट बी एक्चुअली हेल्ड। कोरम की हम बात बाद में करेंगे, बट और कोई रीजन नहीं होना चाहिए। ओपीसी, स्मॉल कंपनीज, एंडोमेंट कंपनीज, इसके लिए अलग प्रोविजंस है। इसमें एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड इन ईच हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब मेरा 6 मंथ्स में एक बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड है ऑफ द कैलेंडर ईयर मेरे 12 मंथ्स के, एंड द गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स इज लेस देन 90 डेज। 90 डेज के बीच में मेरा गैप होना चाहिए 2 मीटिंग्स के लिए, और एक मेरी मीटिंग हो जाती है 1 पर्सन कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनीज के लिए या डोमेन कंपनीज के लिए, तो मेरा सफिशिएंट कंप्लायंस है। ये कौन कह रहा है? 173 सबसेक्शन 5 ये बात कह रहा है। द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम नॉट अप्लाई टू ओपीसी। कोरम की रिक्वायरमेंट ओपीसी पे नहीं लगती इन विच देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड। जहां पे 1 पर्सन कंपनी में एक ही डायरेक्टर है तो वहां पे कोरम की बात होनी ही नहीं चाहिए और होती भी नहीं है। सेक्शन 8 कंपनीज, यहाँ पे सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 shall apply only to the extent that the board of such companies shall hold at least 1 meeting within every 6 calendar years। सेक्शन 8 कंपनीज के लिए कहा गया है 173 सबसेक्शन 1 में कि वो एक बोर्ड मीटिंग कर सकती है विद इन एवरी 6 मंथ्स। यहाँ पे 173 सबसेक्शन 2 की मैं बात करूं तो पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड में बी in person or through video conferencing or through audio visual mode as may be prescribed। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सर डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी बात मेरी रूल 3 में लिखी गई है। रूल 3 को किसका रूल? कि रूल 3 ऑफ कंपनीज मीटिंग एंड बोर्ड ऑफ इट्स पावर रूल्स 2014। मेरा रूल 3 सारी बातें करता है कि कैसे कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे अपने पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इट इज ऑप्शनल फॉर द कंपनीज to make the facility of video conferencing available to the board of directors। optional है, mandatory नहीं है, optional है। any or all of the directors of the company may participate in the board meeting through video conferencing। सारे directors या कुछ directors video conferencing से participate कर सकते हैं। the directors will be counted in the quorum and उनकी attendance will be deemed to be the intent for the purpose of attending the board meeting। अगर मेरा director board meeting attend कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जो मेरे रूल 3 में सारे प्रोविजंस दे रखे हैं, उसको मैं कोरम में कैलकुलेट करने वाला हूं। सीजी शैल स्पेसिफाई इन रूल 4 ऑफ कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर रूल्स 2014 द मैटर्स नॉट टू बी डेल्ट इन द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि आप उसमें बोर्ड मीटिंग के ऐसे मैटर्स डिस्कस नहीं कर सकते जहां पे मेरे डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमिटी मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ द मैटर्स रिलेटिंग टू अमैलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, टेकओवर। ये मेरे 5 चीजें हैं जिसके लिए मैं सर यहाँ पे रूल 4 ये बात कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मैटर
मैटर स्पेसिफाई कर दिए हैं, नॉट टू बी डेल्ट इन द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं हो सकते, ये सारी डिसीजंस मैटर्स डिस्कस नहीं हो सकते। अप्रूवल मेरे 3 चीज के हैं। अप्रूवल किस किस के हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, मेरे बोर्ड रिपोर्ट के और मेरे प्रोस्पेक्टस के। ऐसे याद रखेंगे, 3 मेरे अप्रूवल्स हैं और मेरे ऑडिट कमिटी मीटिंग है और मेरे अमालगमेशन मर्जर की जो मेरे मैटर्स हैं वो भी डिस्कस नहीं हो सकते। एक्सेप्ट इन अबव मेंशन्ड मैटर्स एनी अदर डिसीजन कैन बी टेकन और रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड इन अ मीटिंग इन व्हिच ऑल और सम ऑफ द डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन 5 मैटर्स के अलावा कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है जिसमें डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हो। नोटिस जाता है सर बोर्ड मीटिंग का, हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हमने सब पढ़ रखा है। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग कहां लिखा है? सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 कहता है कि 7 डेज नोटिस देना जरूरी है। कैसे देंगे सर? राइटिंग में देंगे। किसको देंगे? एवरी डायरेक्टर को देंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस जो मेरी कंपनी के पास एड्रेस है उस डायरेक्टर को, सब डायरेक्टर्स को 7 डेज राइटिंग नोटिस जाएगा। तो नोटिस में भी सेंड बाय हैंड डिलीवरी दे सकते हैं, पोस्ट भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी दे सकते हैं। शॉर्टर नोटिस भी दिया जा सकता है अगर कोई अर्जेंसी हो ऑफ ट्रांजैक्टिंग एनी बिजनेस, बट एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है मीटिंग में, but at least 1 independent director must be present in the meeting. Shorter notice period not prescribed can be any period. Shorter notice period not prescribed can be of any period. If independent director not present in the meeting, अगर independent director नहीं है present meeting में, decisions taken in the meeting must be circulated. Decisions जो भी meeting में लिए जाएंगे वो circulate किए जाएंगे सारे directors के पास, all directors, and decision shall be final only on the ratification by at least one of the independent directors. If independent director not present in the meeting, decisions taken in the meeting must be circulated to all the directors. Decisions जो भी meeting में लिए गए circulate किए जाएंगे सारे directors के पास, and such decision shall be final. वो decision final तभी होगा on the ratification by at least 1 independent director, जब मेरा एक independent director approval दे देगा। ratification का क्या मतलब होता है? ratification का मतलब होता है principal approval। मेरा अप्रूवल मिल जाएगा एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, तो मेरे सारे जो डिसीजंस लिए गए उस मीटिंग में सारे वो वैलिड हो जाएंगे। द अबव रिक्वायरमेंट डू नॉट अप्लाई टू द कंपनी व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के प्रोविजन मेरे सेक्शन 150 बताता है, आप 150 पढ़ सकते हैं। अगर मेरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मेरे ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे। ऑल डायरेक्टर्स में वेव 7 डेज नोटिस इवन इफ देयर इज नो अर्जेंसी ऑफ ट्रांजैक्टिंग एनी बिजनेस। 173 सबसेक्शन 3 हम पढ़ रहे हैं। नो मैटर नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नोटिस इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड। बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस जाता है उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं है। हाउएवर एवरी नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग शुड स्टेट द डे एंड द डेट ऑफ द मीटिंग। हर बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस दिया जा रहा है 7 डेज बिफोर, हर उसका नोटिस में डे होना चाहिए, डेट होना चाहिए मीटिंग का, जिस समय मीटिंग होनी है, टाइम एट व्हिच द मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बिगिन, एंड द प्लेस ऑफ मीटिंग, जिस जगह मीटिंग होनी है, फुल एड्रेस उसमें नोटिस में होना चाहिए। इफ द आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब द मैटर्स ऑफ सेंडिंग द नोटिस, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ प्रिस्क्राइब है, कुछ अगर उसमें लिखा है तो इट शुड बी सेंट इन द मैनर सो प्रिस्क्राइब। तो उस तरीके से हम नोटिस देंगे सारे डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग के लिए। द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग मस्ट बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स। सारे डायरेक्टर्स को मीटिंग का नोटिस दिया जाता है इन द मैनर स्टिपुलेटेड इन 173, और एल्स द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग एंड द रेजोल्यूशन पासेस देयरएट मे बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन चैलेंज। सारे डायरेक्टर्स को सेक्शन 173 के हिसाब से बोर्ड मीटिंग का नोटिस देना ही देना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे एल्स जितने भी हमने प्रोसीडिंग्स करी उस मीटिंग में और जितने भी रेजोल्यूशन पास करे देयरएट वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे इनवैलिड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर उसको चैलेंज
चैलेंज कर दिया जाए, राइट? द मीटिंग ऑफ विच नो प्रॉपर नोटिस इज गिवन विल बी इरेगुलर एंड इन सच अ केस एडजर्न मीटिंग विल आल्सो बी इरेगुलर। उस मीटिंग का जिसमें प्रॉपर नोटिस नहीं दिया हुआ उसको हम इरेगुलर मान लेंगे एंड इन सच केस जो एडजर्न मीटिंग होगी उसको भी इरेगुलर मान लिया जाएगा। कोरम की बात करते हैं हम फटाफट। कोरम जरूरी है बोर्ड मीटिंग के लिए। कोरम की बात करता है 174। सेक्शन नंबर्स याद हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, याद करने चाहिए। कोरम की बात है सर बोर्ड मीटिंग की। कोरम मेरा होना चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जितने भी मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टोटल स्ट्रेंथ है उसका मैं 1/3 लेता हूं, और 2 डायरेक्टर्स whichever is higher, 2 डायरेक्टर्स और 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स whichever is higher, उसका मेरा कोरम बन जाता है। और मेरा 1/3 कैलकुलेशन करते हुए कोई भी फ्रैक्शन होता है चाहे वो ग्रेटर देन हाफ हो या स्मॉलर देन हाफ हो तो उसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा 1 में। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स इज मस्ट फॉर कोरम। कोरम के लिए 2 डायरेक्टर्स मस्ट है, मिनिमम 2 है, और हमारा 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स whichever is higher का हमारा कोरम बन जाता है 174 के हिसाब से। कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग मस्ट बी प्रेजेंटेड नॉट ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग but should be maintained throughout the meeting, otherwise subsequent resolutions become invalid। सारी मीटिंग में मेरा कोरम मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज मेरे जितने भी रेजोल्यूशन है इनवैलिड मान लिए जाएंगे। डिसइंटरेस्टेड कोरम की बात करता हूं। डिसइंटरेस्टेड कोरम क्या है? जहां पे मेरे नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड है। जितने मेरे इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स अगर मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, जितने भी मेरे टोटल डायरेक्टर्स है बोर्ड में, अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड, जो मेरे इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे इंटरेस्टेड नहीं है, वो मेरे क्या हो गए? डिसइंटरेस्टेड हो गए। एंड प्रेजेंट इन द मीटिंग नॉट लेस देन 2 शैल बी द कोरम। तो 2 कोरम हो जाएगा मेरा, जिसमें मेरे क्या होंगे? द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड का मतलब है मैं डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को कोरम में लूंगा। प्रेजेंट इन द मीटिंग, जो मेरे प्रेजेंट है मीटिंग में, नॉट लेस देन 2 शैल बी द कोरम। 2 मेरे कोरम होंगे और कोरम में मेरे डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होने चाहिए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। एंड इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम टास्किंग पार्ट, टेकिंग पार्ट, इसलिए टेकिंग पार्ट है, टेकिंग पार्ट इन द डिस्कशन और वोट ऑन एनी बोर्ड ऑफ वोट ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग। कोरम कंसिस्ट ऑफ ओनली डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। सिर्फ और सिर्फ डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को ही हम कोरम मानते हैं। इफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज रिड्यूस्ड बिलो द नंबर ऑफ द कोरम, अगर मेरे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिड्यूस कर दिए गए, कोरम से नीचे चले गए, द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स और इवन वन कंटिन्यूइंग डायरेक्टर मे पास अ रेजोल्यूशन। कंटिन्यूइंग डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास कर सकता है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, टू make increase the number of directors to number fix for the quorum। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। एडजर्नमेंट ऑफ द बोर्ड मीटिंग फॉर द वांट ऑफ द कोरम। अगर मेरा कोरम नहीं कंप्लीट हो पाया तो मेरी कहाँ मीटिंग एडजर्न हो जाती है? एडजर्न हो जाती है मीटिंग ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे, सेम दिन, सेम टाइम एंड प्लेस, उसी समय और उसी जगह इन द नेक्स्ट वीक, जो नेक्स्ट वीक होगा। इफ दैट डे इज अ नेशनल हॉलीडे, अगर नेशनल हॉलीडे है जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, देन नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, उससे अगला दिन मान लिया जाएगा। If the articles of the company may provide for a different course of action to be followed in such situation, 174 subsection 4 कहता है अगर आर्टिकल्स में कुछ और कोर्स ऑफ एक्शन है तो हम वो फॉलो कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेरा रेगुलेशन 67 ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 कहता है। शेड्यूल 1 में मेरे सर रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशन 67 है। टेबल एफ मेरा बोर्ड मीटिंग्स की बात करता है। शेड्यूल 1 मेरा कंपनीज एक्ट का है। डायरेक्टर में और डायरेक्टर or manager or secretary on the requisition of the director shall at any time summon a meeting of the board। board meeting को हम summon कर सकते हैं। In case the first board meeting, the notice must also mention that it is the first board meeting। first board meeting में notice में mention करना चाहिए कि वो पहली board meeting है। It is not obligatory to give the agenda in the notice। ये obligatory नहीं है schedule 1 के हिसाब से, act के हिसाब से, लेकिन हमारा secretarial standard 1 कह देगा कि ये ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है। अभी हम सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में
पढ़ने वाले हैं। The first board meeting shall be ready. In case of first board meeting, keep ready. हमें ये सारी चीजें रेडी रखनी है। Original certificate of incorporation, copy of MOA, AOA, फॉर्म जो मेरा INC1 है रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए INC1 होता था, अब रन के हिसाब से हो रहा है। ये मैंने स्टडी मटेरियल से उठाया है सर। INC7 मेरे इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है, INC11 इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन है, INC22 मेरी सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, DIR2 मेरी कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स के लिए, और मेरी ये थोड़ी बहुत चीजें मेरे को तैयार रखनी है। सर्टिफिकेट इन राइटिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरियल ऑडिटर, मेरी सर्टिफिकेट इन राइटिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रपोज्ड ऑडिटर्स, ये सारी चीजें मुझे ध्यान रखनी है। पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मेरे सर्कुलेशन से मेरा रेजोल्यूशन पास होता है। सेक्शन 175 मेरा कहता है द बोर्ड ऑफ द कंपनी may take decision by the resolution passed by circulation. Such resolution is called circular resolution. इसको मैंने सर इंटरप्रिटेट किए हैं, कई चीजें एक्ट से उठाई हैं, कई चीजें रूल से उठाई हैं, कई चीजें मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन से यहाँ पे इन्वॉल्व करी है। रेजोल्यूशन इज सर्कुलेटेड इन ड्राफ्ट, क्योंकि मैं बेयर एक्ट डायरेक्टली नहीं यहाँ पे लेके आया। रेजोल्यूशन इज, ये इजी लैंग्वेज मैंने आपके लिए बनाई है। रेजोल्यूशन इज सर्कुलेटेड इन ड्राफ्ट, हम ड्राफ्ट में रेजोल्यूशन सर्कुलेट करेंगे टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर्स टू ऑल डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स को रेजोल्यूशन सर्कुलेट किया जाएगा। नेसेसरी पेपर्स अगर कोई है तो उसके साथ, और मेंबर्स ऑफ द कमिटी, मेरी मेंबर्स अगर ऑडिट कमिटी के मेंबर्स हैं उनको भी सर्कुलेट किया जाएगा। एट द रजिस्टर्ड ऑफिस बाय हैंड, रजिस्टर्ड ऑफिस जो उनका है हम बाय हैंड दे सकते हैं, बाय पोस्ट दे सकते हैं, बाय कोरियर दे सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दे सकते हैं। एंड हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, जहां पे मेरी मेजॉरिटी से अप्रूव हो जाए, एंड मेंबर्स who are entitled to vote on the resolution. To pass a circular resolution, no previous consent of the director is necessary. कोई डायरेक्टर की कंसेंट नेसेसरी नहीं है, but if not less than 1/3 of the total number of directors of the company require that the resolution proposed is passed by the circulation, कम से कम 1/3 of the total number of directors को resolution के लिए require करना चाहिए, उसका acceptance देना पड़ेगा, must be decided at the meeting. If cannot be passed by circulation, shall put the resolution to be decided in the meeting of board, वो अगली मीटिंग में डिसाइड करने के लिए दे दिया जाएगा। ये 175 सबसेक्शन 1 की ये बात थी। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स पे अब आ गया हूं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि मेरा सर मेन रिवीजन की बात है, मेरी SS1 मेरे को कवर करना है। मैंने बोर्ड मीटिंग के जितने मेरे बेयर एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, रूल्स में मेरे रिलेवेंट प्रोविजन थे, मैंने वो रिवाइज कर लिए हैं। अब मेरा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 जो मेरा है उसको मैंने पढ़ना है, और उसके लिए मेरे को सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का थोड़ा सा बेस बनाने की जरूरत है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरा SS1 के लिए है। जनरल मीटिंग मेरा SS2 के लिए है। वो अप्रूव किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अंडर सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कब किया गया था सर? 10 अप्रैल 2015 को किया गया था, और 1 जुलाई 2015 को मेरे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 और 2 मैंडेटरी अब मेरे अप्लाई हो गए थे। लेकिन अब उसको रिसेंटली क्या कर दिया गया है? रिवाइज कर दिया गया है। क्यों रिवाइज कर दिया गया सर? बहुत से रीजंस हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे SS1 और SS2 हैव बीन रिवाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो हमारा इंस्टीट्यूट है। अप्रूव कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में 118 सबसेक्शन 10 कंपनीज एक्ट 2013। The revised SS1 and SS2 as issued by the ICSI are applicable to all the companies, सारी companies के लिए applicable है, except the exempted class of companies, जो exempted class है, with effect from 1st October 2017. 1st October 2017 से मेरे revised secretarial standards applicable है, and according to all the board meetings and general meeting in respect of which the notices are issued on or after 1st October 2017, सारे जो मेरे board meetings हैं, general मीटिंग्स है 1 अक्टूबर 2017 के बाद जो हो रही है, उनके लिए मेरा सर रिवाइज्ड SS1 SS2 कंप्लाई करना मैंडेटरी हो चुका है। एग्जिस्टिंग या ओल्ड जो मेरा SS1 SS2 है विल बी एप्लीकेबल टू द बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग
meeting held or before 30th September 2017. 30th September 2017 तक अगर मेरी कोई बोर्ड मीटिंग हुई है, मेरी कोई जनरल मीटिंग हुई है, तो उसके लिए एग्जिस्टिंग या ओल्ड स्टैंडर्ड लग रहा है. एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू जनरल एंड बोर्ड मीटिंग. सारी कंपनीज को ये ऑब्जर्व करना जरूरी है. स्पेसिफाइड बाय ICSI, constituted under section 3 of the Company Secretaries Act 1980 and approved by such as central government. सारी कंपनीज को ये स्पेसिफाई कर दिया गया है. तो जनरल मीटिंग का और बोर्ड मीटिंग का दो स्टैंडर्ड्स मेरे मैंडेटरी मेरे यहाँ पे कंप्लाई करने की जरूरत है, जो मेरे रिवाइज हो चुके हैं. डिविडेंड का जो मेरा 3 स्टैंडर्ड आया है वो भी वॉलंटरी है. कंपनीज को वॉलंटरी बेसिस पे अप्लाई करने की जरूरत है, मैंडेटरी अभी नहीं किया है. हम आगे बढ़ते हैं. मैं SS1 पे स्टार्ट कर रहा हूँ. SS1 में स्टार्ट करना चाहता हूँ. उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा अच्छा खासा स्टैंडर्ड जो था 1 जुलाई 2015 को आ चुका था. उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि मेरे को रिवाइज करना पड़ा. कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट को 1 अक्टूबर 2017 को क्यों रिवाइज करना पड़ा? बहुत आसान है सर, छोटी छोटी बात है. रिवाइज करना पड़ा सर क्योंकि कुछ इंटरप्रिटेशनल इश्यूज आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ फीडबैक्स आ रहे थे. और 2015 के बाद मेरा यहाँ पे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट भी आ चुका है. तो उसके बाद बहुत सी चीजें आ चुकी. 5 जून को मेरे एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आए 2015 में. उनको ध्यान रखते हुए, कुछ इंटरप्रिटेशनल इश्यूज को ध्यान रखते हुए, कुछ फीडबैक्स जो इंडस्ट्री ने दिए, कुछ मेरे को इन फीडबैक्स मिले कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट को, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आई उसको SS1 को अप्लाई करते हुए. तो उसकी वजह से SS1 SS2 जो मेरा 2015 में आया था उसको सर कुछ रिवाइज कर दिया गया है, कुछ उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं. उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स SS1. SS1 क्या है? दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ऑल कंपनी, सारी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट. एक्ट कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013. एक्सेप्ट कौन सी है? 1 person company in which there is only 1 director on its board and a company licensed under section 8 of the Companies Act 2013. मेरी OPC plus section 8 कंपनी मेरी यहाँ पे exempt हो जाती है. SS1 का मेरा compliance यहाँ पे जरूरी नहीं है. SS1 मेरी सारी कंपनीज को लग गया. Secretarial Standard 1 सारी कंपनीज को लग गया जो मेरे कंपनीज एक्ट में है, एक्सेप्ट OPC जिसमें मेरा एक डायरेक्टर है बोर्ड पे. अगर ओपीसी में एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो उस पे भी लग जाएगा. और मेरी जो सेक्शन 8 कंपनीज है 2013 एक्ट में, उस पे भी मेरा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 लगने की जरूरत नहीं है. द कंपनी में अनलेस डिसेंटेड टू और ऑब्जेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग at which the quorum is present adjourn कर सकती है मीटिंग. मैं आपको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 अब यहाँ से नहीं पढ़ाने वाला. इसके लिए मैंने यहाँ पे ये डाउनलोड किया है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का इशू किया गया सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है, मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है. आप भी डाउनलोड कर सकते हैं. मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ पे हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं. इशू किया गया कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ने, अप्रूव किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. सेक्शन 118 सब सेक्शन 10 मेरा रिवाइज्ड वर्जन है. मेरे को रिवाइज्ड वर्जन पढ़ना है जो मेरा 1 अक्टूबर 2017 से मेरा एप्लीकेबल है. मेरे को इससे पढ़ना है सर, मैं इसको इंटरप्रिटेट करते चल रहा हूँ. मेरे को सारी चीजें यहाँ पे आनी चाहिए. सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में मेरे को सारी चीजें यहाँ पे कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग, फ्रीक्वेंसी, कोरम, अटेंडेंस, चेयरमैन, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, मिनट्स, प्रिजर्वेशन, डिस्क्लोजर, सब मैं आपको यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ. इसी को हम पढ़ेंगे, इसी को हम समझेंगे. सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन. स्कोप यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एक्सेप्ट ओपीसी इन विच देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर. ये मैं आपको बता चुका हूँ. और सेक्शन 8 कंपनीज को ये अप्लाई नहीं कर रहा है. सेक्शन 8 कंप्लायंस कंपनीज नीड टू कंप्लाई विद द एप्लीकेबल प्रोविजंस विद द बोर्ड मीटिंग्स. जो मेरे एप्लीकेबल प्रोविजंस हैं बोर्ड मीटिंग्स के, वो मेरे को सेक्शन 8 कंपनी से मेरे को यहाँ पे कंप्लाई कराने की जरूरत है. तो प्रिंसिपल्स यहाँ पे मेन डेफिनेशंस दे रखी हैं. डेफिनेशंस की मेरे को इतनी जरूरत नहीं है. मैं मेन स्टैंडर्ड पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड को
रीड करते हुए, यहाँ से मेरा स्टैंडर्ड शुरू है, स्टैंडर्ड को रीड करते हुए यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड को रीड करते हुए जो मेरे पिछले ओल्ड स्टैंडर्ड था, जो मेरा पहले का स्टैंडर्ड था, जो मेरा अब जो स्टैंडर्ड हो गया है, उसमें जो मेरे चेंजेस आ गए हैं उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम ये एसएस पढ़ रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले ऐसे था, अब ऐसे है। मैं आपको एनालाइज करके चलाऊंगा, राइट। SS1 में स्टार्ट कर रहा हूँ सर। SS1 में मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ कि मेरे पास अथॉरिटी किसके पास है, कब मेरे बोर्ड मीटिंग को कौन मेरी यहाँ पे अथॉरिटी, यहाँ पे एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में एट एनी टाइम। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 मैंने स्टार्ट कर दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे सर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कोई भी डायरेक्टर कंपनी का मे एट एनी टाइम, किसी भी समय समन कर सकता है मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड द कंपनी सेक्रेटरी, और वेयर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड इन हिज बिहाफ on the requisition of the director shall convene a meeting of the board in consultation with the chairman and in consultation with the chairman and उसकी absence में managing director and his absence the whole time director unless otherwise provided by the articles। मेरा कहने का क्या मतलब हुआ सर, मेरा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 का फर्स्ट पैराग्राफ कह रहा है 1.1 अथॉरिटी की बात कर रहा है कि किसके पास अधिकार है, किसके पास हक है मेरे बोर्ड मीटिंग को कॉल करने का। बोर्ड मीटिंग कोई भी डायरेक्टर कंपनी का किसी भी समय समन कर सकता है। समन का क्या मतलब है, अरेंज करना, मेरा यहाँ पे ऑर्डर देना कि मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हम मीटिंग करना चाहते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी आप या मैं जो होंगे, और वे देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, जहां पे कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, जो भी पर्सन ऑथराइज किया गया है बोर्ड द्वारा, इन हिज बिहाफ ऑन द रिक्विजिशन ऑफ द डायरेक्टर्स। रिक्विजिशन का क्या मतलब है, रिटन ऑर्डर, जो मेरा फॉर्मल रिक्वेस्ट है डायरेक्टर के द्वारा शैल कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। कन्वीन का क्या मतलब है, ब्रिंग टुगेदर, हम मीटिंग को कॉल करेंगे इन कंसल्टेशन विद। कंसल्टेशन किसकी लेंगे, चेयरमैन की कंसल्टेशन लेंगे। यहाँ जहां पे चेयरमैन नहीं होगा वहां पे किसकी कंसल्टेशन लेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर भी ना हो तो किसकी कंसल्टेशन लेंगे, WTD, whether is any unless authorized by articles। मेरा पहला पैराग्राफ ये कहता है, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चेयरमैन में अनलेस डिसेंटेड, मेरा यहाँ पे अगर चेयरमैन unless dissented or objected by the majority of the directors present at the meeting at which a quorum is present, adjourn कर सकता है meeting for any reason at any stage of the meeting। मेरा जो chairman है unless dissented or objected by the majority of the directors present in the meeting, अगर वो dissented नहीं है या objected है by the majority of the directors जो present है quorum मीटिंग में, और quorum present है, adjourn कर सकता है। कौन adjourn कर सकता है, मेरा chairman adjourn कर सकता है for any reason any stage of the meeting, किसी भी समय adjournment हो सकता है। date, time, place, mode and serial number of the meeting, मेरा यहाँ पे बहुत ध्यान से डे की बात आई, किस दिन होगी, किस समय होगी, प्लेस, मोड एंड सीरियल नंबर ऑफ द मीटिंग। एवरी मीटिंग शैल हैव अ सीरियल नंबर, हर मीटिंग का एक सीरियल नंबर जरूरी है। अ मीटिंग शैल बी कन्वीन्ड एट एनी टाइम एंड प्लेस ऑन एनी डे, किसी भी दिन यहाँ पे मीटिंग कन्वे हो सकती है। नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल क्लियरली मेंशन द वेन्यू। जो मैं नोटिस भेजूंगा, जो मेरा सेक्शन नोटिस का आया, मैंने अभी कंपनीज एक्ट का पढ़ा, उसमें जो मेरा वेन्यू होगा वह रजिस्टर्ड ऑफिस और otherwise to be the venue of the meeting, and all the recordings of the proceedings of the meeting if conducted through electronic mode से मेरी अगर recording हो रही है तो वो भी मेरी deemed to be placed मान ली जाएगी। Any director may participate, यहाँ पे ध्यान देनी है, any director may participate, एनी डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर में पार्टिसिपेट कर सकता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड
in a meeting unless the act or any other law specifically prohibits such participation through electronic mode in respect of any item of the business। मेरे को यहाँ पे कह दिया कि कोई भी डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो मैं अभी आपको पढ़ा के आया हूँ, अनलेस कोई भी एक्ट या कोई अदर लॉ स्पेसिफिकली प्रोहिबिट ना कर दे और वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से मेरे को वहां पे मना ना कर दे। डायरेक्टर शैल नॉट पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन डिस्कशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स। मेरे रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में आपको बता चुका हूँ। रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स मेरे कहाँ दिए हुए हैं, रूल, मैंने रूल कौन सा आपको बताया था रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स के लिए। रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स मेरे यहाँ पे रूल 4 ऑफ द कंपनीज, रूल 4 ऑफ द कंपनीज, मेरे यहाँ पे रूल 4 ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर रूल्स 2014। मेरे यहाँ पे जो रूल्स में दे रखा है वही बात वहां पे लिखी हुई है। यहाँ पे अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस, ऑडिट कमिटी और अप्रूवल मैटर्स मेरे अमेलगमेशन डीमर्जर वगैरह के, उसके लिए मेरे यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स कह दिए। सच रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स शैल इंक्लूड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यही मेरे रूल में लिखा है। बोर्ड रिपोर्ट, प्रॉस्पेक्टस एंड मैटर्स रिलेटिंग टू अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, टेकओवर और ऑडिट कमिटी की भी बात यहाँ पे लिखी गई है। नोटिस की बात है सर, नोटिस का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरा पिछला स्टैंडर्ड था, जो ये मैं अभी रिवाइज स्टैंडर्ड पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो मेरा पिछला स्टैंडर्ड था उसमें इस वाले पैराग्राफ में मेरी यहाँ पे वर्डिंग ये होती थी कि अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली परमिटेड बाय द चेयरमैन। अगर मेरा यहाँ पे अनलेस अदरवाइज परमिटेड बाय द चेयरमैन यहाँ पे वर्डिंग्स होती थी जो अब डिलीट कर दी गई है। उसका क्या मतलब होता था, अगर चेयरमैन ने मुझे यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिया, अगर उसकी मुझे परमिशन मिल गई तो डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिपोर्ट, प्रॉस्पेक्टस, अमेलगमेशन, मर्जर्स और ऑडिट कमिटी के जो डिस्कशंस होंगे उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन वो अब खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया? क्योंकि ये मेरे जो डिसीजंस होते हैं, ये जो मेरे मेजर डिसीजंस होते हैं, उसमें सब ये चाहते हैं, लॉ भी ये चाहता है, कंपनी भी ये चाहती है, स्टेक होल्डर्स भी ये चाहते हैं कि डायरेक्टर्स की फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यहाँ पे मना कर दिया गया है। नोटिस की मैं अगर बात करूं तो नोटिस की मैं यहाँ पे बात करता हूं। मैंने आपको नोटिस कंपनीज एक्ट में क्या बताया, कंपनीज एक्ट का मेरा नोटिस क्या कहता था, 173 सबसेक्शन 3 कहता था 7 days notice in writing to every director at registered office by hand delivery, post और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मेरा यहाँ पे 173 सबसेक्शन 3 मैंने पढ़ लिया है। नोटिस मेरा यहाँ पे लिखा है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में ये लिखा है कि नोटिस इन राइटिंग, यहाँ पे भी राइटिंग में लिखा है, मीटिंग of every meeting shall be given to every director by hand, by speed post or registered post or फैसिलमाइन, इसको फैक्स कहते हैं, और ईमेल और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मींस। नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे बाय कोरियर इंक्लूड नहीं किया हुआ, वो डिलीट कर दिया गया है। पहले नोटिस को आप कोरियर से भी दे सकते थे, लेकिन अब कोरियर को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में भी कोरियर की बात नहीं है, और यहाँ पे 173 सबसेक्शन 3 में भी नहीं है। वहां पे हैंड डिलीवरी, पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, उसमें ईमेल वगैरह आ जाता है। कोरियर में अगर आपको क्वेश्चन दिखता है कि नोटिस गया बोर्ड मीटिंग का कोरियर के द्वारा, तो 173 सबसेक्शन 3 का भी वो कंप्लायंस नहीं करता, और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 का भी वो कंप्लायंस नहीं करता। कंप्लायंस नहीं करता तो वो नोटिस वैलिड ही नहीं माना जाता। पहले का जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड था उसमें बाय कोरियर इंक्लूडेड था, लेकिन अब जो रिवाइज किया है उसमें बाय कोरियर को डिलीट कर दिया गया है। यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिसमें आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकती है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे एग्जामिनर आपको तंग कर सकता है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, पता नहीं चलता है।
राइट। तो कोरियर से अगर मेरा नोटिस जा रहा है तो वो मेरा कंप्लायंस नहीं है, वो गलत है। मेरा कोरियर से अलाउड नहीं है। स्पीड पोस्ट से मैं दे सकता हूँ, बाय हैंड में दे सकता हूँ, रजिस्टर्ड पोस्ट में कर सकता हूँ, फैक्स से मैं दे सकता हूँ, ईमेल से मैं दे सकता हूँ, या कोई और इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी मैं दे सकता हूँ। द नोटिस शैल बी सेंड टू द पोस्टल एड्रेस। मेरे को कहाँ नोटिस देने की जरूरत है? सारे डायरेक्टर्स के मेरे को पोस्टल एड्रेस और ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड बाय द डायरेक्टर विद द कंपनी, और उसकी अगर एब्सेंस में रजिस्टर्ड एड्रेस मेरे पास नहीं है तो जो मेरे पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उस डायरेक्टर का, उसमें जो मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस है मैं वहां पे भेजूंगा। Where the director specifies a particular means of delivery of notice, जहां पे डायरेक्टर स्पेसिफाई कर दे कि मेरे को पर्टिकुलर मीन से चाहिए, द नोटिस क्या होगा उसका? द नोटिस टू बी गिवन बाय सच मीन्स, उस तरीके से उसको दिया जा सकता है। However, in the case of meeting conducted in a shorter notice, जहां पे shorter notice की बात आई, the company may choose an expedient mode of sending the notice। जहां पे shorter notice की बात आई, जहां पे shorter notice की मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवाया था? shorter notice of the board meeting may be given 173 सबसेक्शन 3 में भी ये बात आई थी कि शॉर्टर नोटिस ऑफ द बोर्ड यहाँ पे दिया जा सकता है। शॉर्टर नोटिस दिया जा सकता है, कब दिया जा सकता है सर? शॉर्टर नोटिस ऑफ द बोर्ड में बी गिवन इफ देयर इज अर्जेंसी, यहाँ पे 173 अर्जेंसी ऑफ ट्रांजैक्टिंग एनी बिजनेस बट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहाँ पे शॉर्टर नोटिस की ये बात कह रहा है। और मेरा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में शॉर्टर नोटिस, सर दोनों चीजें लॉ और स्टैंडर्ड को लिंक करके चलना है, मिक्स करके चलना है। और अगर कोई मेरी कॉन्ट्रावेंशन हो जाती है कि मेरा लॉ में अलग बात लिखी है, स्टैंडर्ड में मेरी अलग बात लिखी है, तो हमेशा याद रखेंगे कंपनी लॉ 2013 will always prevail over the standard। स्टैंडर्ड कभी भी लॉ को प्रिवेल नहीं करेगा, एक्ट विल प्रिवेल द स्टैंडर्ड। जो एक्ट में या रूल्स में बात लिखी है उसकी बात मानी जाएगी। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन है या कोई लड़ाई हो जाती है किसी भी जगह पे, तो अगर मेरा शॉर्टर नोटिस है तो कंपनी में चूज एन एक्सपीडिएंट मोड। एक्सपीडिएंट मोड का क्या मतलब है? अर्जेंट नीड पे कोई मेरा, अगर कोई मेरे को नोटिस देना हो तो मैं एक्सपीडिएंट कोई ऐसा तरीका दे सकता हूँ नोटिस उसको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। प्रूफ ऑफ सेंडिंग द नोटिस, मेरा जो प्रूफ ऑफ सेंडिंग द नोटिस है और उसकी जो डिलीवरी है वो मेंटेन करने की जरूरत है कंपनी के द्वारा। एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड शैल नॉट बी लेस देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग। 3 साल तक जब मेरी मीटिंग होगी उससे 3 years तक मुझे प्रूफ मेरे को यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है कंपनी को कि मेरा नोटिस गया भी था, सेंडिंग ऑफ नोटिस एज वेल एज डिलीवरी ऑफ नोटिस। ये 3 years अभी यहाँ पे ऐड किया गया है। जो मेरा पुराना स्टैंडर्ड था उसमें मेरा मिनिमम टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं था, यहाँ पे मेरा 3 years टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया गया है क्योंकि बहुत कॉन्ट्रोवेंशन हो रही थी, कंपनीज को नहीं समझ आ रहा था। पिछले जो मेरे पहला का स्टैंडर्ड था उसमें मिनिमम 3 years नहीं लिखा था, अब यहाँ पे लिख दिया गया है कि शैल बी लेस देन 3 years मिनिमम तक मुझे यहाँ पे डिलीवरी का भी प्रूफ और सेंडिंग का भी प्रूफ मुझे मेंटेन करने की जरूरत है। नोटिस आगे बढ़ते हैं सर। नोटिस शैल बी इशूड बाय कंपनी सेक्रेटरी। नोटिस कौन इशू करेगा? हम इशू करेंगे, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। और जहां पे हम नहीं है वहां पे कोई भी डायरेक्टर साहब या कोई भी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। जहां पे हम है हमारा राज है सर, हम कंपनी सेक्रेटरी हैं, हम सारी कंपनी को मैनेज करने वाले हैं। और जहां पे हम नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर कर सकता है या डायरेक्टर ऑथराइज कर सकता है, हम उसको वहां पे सर आंखों पे बिठा के सारी चीजें वहां पे करा देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। हम यहाँ पे 1.3.3 पे थे। द नोटिस शैल स्पेसिफाई द सीरियल नंबर। जो मैं नोटिस भेज रहा हूँ वो सीरियल नंबर स्पेसिफाई होना चाहिए, डेट स्पेसिफाई होना चाहिए, जिस दिन जिस डेट या टाइम एंड फुल एड्रेस द वेन्यू ऑफ द मीटिंग। वेन्यू ऑफ द मीटिंग का मुझे सीरियल नंबर देना है, डे देना है, टाइम देना है, फुल एड्रेस देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। द नोटिस शैल इन्फॉर्म डायरेक्टर्स अबाउट द ऑप्शन। जो मैं नोटिस भेज रहा हूँ उसमें इन्फॉर्म करा जा सकता है
directors को about the option available to them for the participation of electronic mode and provide them necessary information. Rule 3 में भी मेरी बात कही गई है, ये मैं एक्ट रूल्स में पढ़ चुका हूँ. The director intends to participate, यहाँ पे लिखा है अगर डायरेक्टर इंटेंड करता है कि हाँ मुझे पार्टिसिपेट करना है, he shall give sufficient prior इंटीमेशन देगा डायरेक्टर कि हाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ. किसको देगा? चेयरमैन साहब को या हमें देगा कंपनी सेक्रेटरी को. टू इनेबल देम सूटेबल अरेंजमेंट्स, हम उसके अरेंजमेंट्स करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. डायरेक्टर में इंटीमेट his intention of participation through electronic mode at the beginning of the calendar year. Also calendar year के beginning में भी डायरेक्टर अपनी intention बता सकता है कि मैं जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होगी मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पार्टिसिपेट करना चाहता हूं और वो वैलिड रहेगी पूरे साल के लिए, पूरे कैलेंडर ईयर के लिए. The notice shall also contain the contact number and email address of the chairman or company secretary or any other person authorized by the board. हम अपना ईमेल एड्रेस भी दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे. चेयरमैन साहब है तो चेयरमैन का, नहीं तो हम अपना दे देंगे, हम कंपनी सेक्रेटरीज का दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. टू हुम द डायरेक्टर शैल कंफर्म इज दिस रिगार्ड, डायरेक्टर साहब हमें कंफर्म कर देंगे. इन द एब्सेंस ऑफ द अबव advanced communication or confirmation from the directors as above, it shall be assumed that he will attend the meeting physically. अगर कोई मेरी ऐसी communication नहीं होती, कोई confirmation नहीं होती, तो ये assume किया जाएगा कि डायरेक्टर साहब जो है फिजिकली बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट होने वाले हैं. ये मेरी बात यहाँ पे खत्म हो गई. 1.3.5 कहता है the notice of the meeting shall be given even if the meetings are held on predetermined dates or predetermined intervals. मेरे को नोटिस देने की तब भी जरूरत है जब मेरा predetermined dates पे मेरी मीटिंग हो रही है, predetermined intervals के बात हो रही है. हो सकता है पहले हमने डिसाइड कर दिया हो, आर्टिकल्स में मेंशन हो कि हम इस दिन पे मीटिंग्स करेंगे, लेकिन अगर predetermined dates हैं, predetermined intervals में मेरी मीटिंग होती है, तब भी मुझे नोटिस देना मैंडेटरी है और देना पड़ेगा. नोटिस कन्वेनिंग अ मीटिंग शैल बी गिवन एट लीस्ट 7 days, मेरा ये एक्ट में भी है, बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग अनलेस आर्टिकल प्रिस्क्राइब फॉर द लॉन्गर पीरियड. ये मेरा एक्ट में भी बात लिखी है, कई चीजें एक्ट से मेरी कॉपी पेस्ट करके है, उसको मैं स्टैंडर्ड में कई चीजें एक्ट से कॉपी पेस्ट है और उसको फर्दर एक्सप्लेन करके जो मेरी कॉन्ट्रावेंशंस थी इंटरप्रिटेशन की, उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है. इन केस द कंपनी सेंड द नोटिस बाय द स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट and an additional 2 days shall be added to service of the notice. अगर मेरा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से मेरा यहाँ पे नोटिस जाता है तो एडिशनल 2 days मिल जाते हैं. 7 days प्लस 2 days 9 days के लिए मेरी यहाँ पे नोटिस के लिए टाइम मिल जाता है. यहाँ पे स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट कवर है, कोरियर यहाँ भी कवर नहीं है, कोरियर यहाँ भी कवर नहीं है. स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट है तो 7 + 2 एडिशनल डेज मिलेंगे. कोरियर है, वैसे तो कोरियर से आप भेज ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आपको एडिशनल डेज नहीं मिलेंगे. राइट. नोटिस और adjourn meeting shall be given to all directors including those who did not attend the meeting on the original convened meeting. यहाँ पे सारे डायरेक्टर्स को नोटिस देना जरूरी है. एजेंडा की बात कर लेते हैं. सर एजेंडा बताना जरूरी है मीटिंग में कि हमारा एजेंडा क्या है मीटिंग का. Setting out the business to be transacted at the meeting. The notes on agenda shall be given to the directors at least 7 days before the date of the meeting unless the articles prescribe for the longer period. हमने एक्ट में ये पढ़ा था कि हमें नोटिस देना है 7 दिन पहले, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ये कह रहा है नोटिस तो देना ही देना है, एजेंडा भी देना है. एक्ट में या रूल्स में एजेंडा की बात नहीं है, एजेंडा ऑप्शनल था, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड में क्या कह रहा है कि एजेंडा जो मेरा सेटिंग आउट द बिजनेस, जो हमने ट्रांजैक्शन करनी है बोर्ड मीटिंग में, जो मेरे नोट्स ऑन एजेंडा बनने चाहिए और वो डायरेक्टर्स को देना चाहिए एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग, 7 दिन पहले कम से कम, अनलेस द आर्टिकल प्रिस्क्राइब फॉर द लॉन्गर पीरियड. आर्टिकल्स में लॉन्गर पीरियड है तो हम वो मान सकते हैं. एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा शुड बी सेंट टू ऑल डायरेक्टर्स. किस किस डायरेक्टर्स को देना है? सारे डायरेक्टर्स को देना है. बाय हैंड यहाँ पे कैसे दे सकते हैं? बाय हैंड हम उनको हैंड से दे सकते हैं, या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल से दे सकते हैं, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मींस. नोटिस के लिए भी
कोरियर को डिलीट कर दिया गया है, एजेंडा के लिए भी कोरियर को डिलीट कर दिया गया है। जो मेरे को नोटिस देना है उसमें कोरियर पहले इंक्लूडेड था सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 में, अब यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है, और एजेंडा जो मुझे देना है वो भी मुझे यहाँ पे कोरियर एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये क्या मतलब हुआ, कोरियर से मैं ना नोटिस भेज सकता हूँ ना एजेंडा भेज सकता हूँ। मैं भेज सकता हूँ बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। पहले वाला जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड था उसमें मेरा कोरियर था, यहाँ पे कोरियर को डिलीट कर दिया गया है। This shall be sent to the postal address or the email address or any other electronic registered to by the director with the company or in the absence of such। यहाँ पे जो मेरा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो मेरा यहाँ पे एड्रेस को चला जाएगा। इन केस द कंपनी सेंड्स द एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट। स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से आप नोटिस दे रहे हो तब भी आपको 2 days एडिशनल दे रहे हैं, और मेरे स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से मेरा अगर एजेंडा जा रहा है तो भी मुझे 2 days एडिशनल मिल रहे हैं। राइट, कोरियर से मेरा यहाँ पे डिसअलाउड है वेयर द डायरेक्टर स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर मींस ऑफ डिलीवरी। जो मेरे नोटिस में प्रोविजंस थे वो मेरे यहाँ पे एजेंडा में भी आ रहे हैं। अगर डायरेक्टर साहब स्पेसिफाई करते हैं कोई मेरा मींस ऑफ डिलीवरी तो हम उसको वैसे दे देंगे। इन केस यहाँ पे प्रूफ ऑफ सेंडिंग ऑफ एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा, यहाँ पे मेरा प्रूफ जो मेरे को कंपनी को मेंटेन करना है कि मैंने एजेंडा को भेजा है और एजेंडा का डिलीवरी हुआ है, वो मेरे को कितना तक, मेरे को यहाँ पे डिलीवरी का भी एक प्रूफ मेंटेन करना है। एट नॉट लेस देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग, 3 साल मीटिंग तक हो जाने से, जब मीटिंग हो रही है उसके 3 साल तक मुझे प्रूफ मेरे को मेंटेन करने हैं। नोटिस के लिए भी मुझे 3 years तक प्रूफ मेंटेन करना है, डिलीवरी का भी और सेंडिंग का भी, और मेरे को एजेंडा के लिए भी 3 years तक मेरे को नोटिस के लिए यहाँ पे डिलीवरी मेरे को यहाँ पे प्रूफ मेंटेन करना है। 3 years अभी यहाँ पे ऐड किया गया है, पुराने वाले स्टैंडर्ड में ये वाला 3 years एडेड नहीं था, अभी ऐड किया है मिनिमम प्रिस्क्राइब पीरियड, पहले ये नहीं होता था। तो ये द नोटिस एजेंडा एंड द नोट्स ऑफ एजेंडा शैल बी सेंट टू द ओरिजिनल डायरेक्टर आल्सो एट द एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी इवन इफ इट हैव सेंट टू द अल्टरनेट डायरेक्टर। ये सारी चीजें आप रीड कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक्सप्लेनेशंस है अनपब्लिश्ड फाइनेंशियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में। मैं आगे बढ़ता हूँ सर, आगे क्या है मेरा 1.3.8 आ गया मैं। Each item of the business requiring approval of the meeting shall be supported by a note setting out of the details of the proposal, relevant material facts that enables the director to understand the meaning, scope and implication of the proposal and the nature of the concern or interest, if any, of any director in the proposal which the director has earlier disclosed। क्या मतलब हुआ सर? क्या मतलब हुआ सर कि हर एक वो आइटम, ईच आइटम ऑफ द बिजनेस रिक्वायरिंग द अप्रूवल एट द मीटिंग, हर एक वो आइटम जिसके लिए अप्रूवल चाहिए मीटिंग में, शैल बी सपोर्टेड बाय अ नोट सेटिंग आउट द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। इसके साथ एक सपोर्ट चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए वो एक नोट के द्वारा, इसमें डिटेल्स हो उस प्रपोजल के बारे में, रेलेवेंट मटेरियल फैक्ट्स हो, उसके फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो जो इनेबल करे डायरेक्टर्स को टू अंडरस्टैंड, डायरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने में वो इनेबल करे मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रपोजल। उस का मीनिंग क्या है, प्रपोजल का स्कोप क्या है, उसके implications क्या होंगे प्रपोजल के, and the nature of the concern or interest if any of any director in the proposal which the director has earlier disclosed। क्या कह रहा है नीचे, where the approval by means of resolution is required, जहां पे मेरा अप्रूवल रेजोल्यूशन के हिसाब से रिक्वायर्ड है, the draft of such resolution either set out in the note or placed at the meeting। जो ड्राफ्ट होगा उस रेजोल्यूशन का, the draft of such resolution shall be either set out in the note, उस नोट में, या वो प्लेस कर दिया जाएगा मीटिंग में। however any other decision taken at the meeting may also be recorded in the minutes in the form of the resolution। ये वाली जो लाइन है, however any other decision taken at the meeting, कोई और जो डिसीजन लिया जा रहा है मीटिंग में वो भी कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, मिनट्स में, इन द फॉर्म ऑफ द रेजोल्यूशन। ये वाली जो लाइन है इसको अभी इसी स्टैंडर्ड में ऐड किया गया है, पहले ये नहीं थी। मतलब
जो और डिसीजंस थे जो मीटिंग में हो रहे थे उसको रिकॉर्ड करने के लिए मिनट्स में इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन के फॉर्म में सेक्रेटरी स्टैंडर्ड यहाँ पे पहले नहीं कहता था, अब ये बात कह रहा है इस रिवाइज स्टैंडर्ड में items of the business that are required by the act or any other applicable law to be considered at the meeting of the board shall be placed before the board at its meeting. जो भी item of business that are required to the act, जो भी applicable law के हिसाब से consider करने वाले हैं board meeting में, उसको place कर दिया जाएगा before the board at the meeting. इसके लिए illustration है, नीचे आप देख सकते हैं. इसके आगे क्या कह रहा है? each item of the business to be taken up at the meeting shall be serially numbered. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मेरे आइटम होंगे बिजनेस के जो मैं बोर्ड मीटिंग में टेकअप कर रहा हूं मेरे सीरियली नंबर्ड होने चाहिए, नंबरिंग होनी चाहिए. सर नंबरिंग शैल बी इन द मैनर दैट वुड इनेबल द ईज फॉर रेफरेंस और क्रॉस रेफरेंस. कभी मुझे उसको रेफर करना हो या क्रॉस रेफर करना हो इसलिए हम उसके लिए नंबरिंग करने की जरूरत है. ये कौन कह रहा है? मेरा स्टैंडर्ड कह रहा है. एनी आइटम नॉट इंक्लूडेड, आगे क्या कह रहा है? एनी आइटम दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एजेंडा, जो भी मेरा आइटम एजेंडा में इंक्लूड नहीं है मे बी टेकन अप, उसको भी मैं ले सकता हूं मीटिंग में फॉर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन के लिए मैं मीटिंग में उसको भी ले सकता हूं जो मेरा आइटम एजेंडा में नहीं स्पेसिफाइड. परमिशन चाहिए सर, परमिशन किसकी चाहिए? चेयरमैन साहब की परमिशन चाहिए एंड विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग. अगर मेरी चेयरमैन साहब ने परमिशन दे दी और मेरे मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो मेरे प्रेजेंट है मीटिंग में, अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ हम इसको टेकअप कर सकते हैं कंसिडरेशन के लिए, तो हम वो वाला आइटम भी मीटिंग में कंसिडर कर सकते हैं जो मेरा एजेंडा में स्पेसिफाइड भी नहीं है, वो भी हम ले सकते हैं. मेरा स्टैंडर्ड ये एक्सप्लेन कर रहा है द डिसीजन टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ any other item shall be final only on the ratification by the majority of the directors. यहाँ पे भी ratification की बात आ गई. by majority of the directors of the company unless such item was approved by the meeting itself by the majority of the directors of the company. यहाँ पे majority of the directors की यहाँ पे बात है, लेकिन यहाँ पे पिछले स्टैंडर्ड में एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी बात इसके साथ थी. मतलब पहले क्या था यहाँ पे कि परमिशन चेयरमैन साहब की भी चाहिए, मेजोरिटी का कंसेंट भी चाहिए और उस मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की कंसेंट में जो प्रेजेंट है उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए. लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात यहाँ से डिलीट कर दी गई है. यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अगर कह दें और चेयरमैन साहब परमिशन दे दें, चाहे उसमें एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो, तो भी हम यहाँ पे वो आइटम इंक्लूड कर सकते हैं कंसिडरेशन के लिए जो मेरा एजेंडा में नहीं है, उसको मैं टेकअप कर सकता हूं मीटिंग में. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है पिछले स्टैंडर्ड से लेके. आगे बढ़ते हैं सर. टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस नोटिस एजेंडा एंड नोट्स ऑन एजेंडा में बी गिवन एट शॉर्टर पीरियड. अगर कोई मेरा अर्जेंट बिजनेस मैंने ट्रांजैक्ट करना है तो नोटिस प्लस एजेंडा प्लस नोट्स टू एजेंडा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में दिया जा सकता है इफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शैल बी प्रेजेंट एट सच मीटिंग. यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात है, लेकिन जो ऊपर बात है कि एजेंडा में कोई अगर ऐसा आइटम नहीं है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं है. पहले यहाँ भी होती थी, अब डिलीट कर दी गई है. तो हम अगर ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं अर्जेंट बिजनेस और यहाँ पे नोटिस एजेंडा नोट्स टू अकाउंट्स नोट्स टू एजेंडा में भी गिवन शॉर्टर पीरियड पे दिया जा सकता है अगर इफ वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज प्रेजेंट इन सच meeting. If no independent director is present, अगर कोई भी independent director present नहीं है, decisions taken at the meeting shall be circulated to all the directors. सारे directors को sir decisions जो हमने लिए सबको circulate कर दिया जाएगा and shall be final only. जब उसको final तभी माना जाएगा जब ratification हो जाए thereby at least one independent director if any ratification हो जाए, मतलब प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाए इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तब उसको फाइनल माना जाएगा, नहीं तो वो फाइनल नहीं होगा। इन केस द कंपनी डज नॉट हैव द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसी कंपनी जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, द डिसीजन शैल बी फाइनल ओनली ऑन द रैटिफिकेशन देयर बाय द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। रैटिफिकेशन मेरी प्रिंसिपल अप्रूवल मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स की मिल जाएगी, तब भी मेरा यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, unless such decisions are approved at the meeting itself by the majority of the company. The fact that the meeting is being held at the shorter notice shall be stated. फैक्ट क्यों हम मीटिंग्स शॉर्टर नोटिस पे कर रहे हैं उसको हमको स्टेट करना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स, मेरा एक पार्ट सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग की मीटिंग कितनी फ्रीक्वेंसी में होनी चाहिए। मेरा कंपनीज एक्ट 2013 भी ये बात कहता है और मेरा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी ये कह रहा है कि कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 4 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी जरूरी है इन ईच कैलेंडर ईयर विद द मैक्सिमम interval of 120 days between 2 consecutive meetings। मेरी 4 बोर्ड मीटिंग्स होनी जरूरी है इस हिसाब से कि मेरी 2 मीटिंग्स के बीच में 120 डेज का मैक्सिमम गैप हो। ये मेरी बात कंपनीज एक्ट में भी लिखी है, मैं आपको पढ़वा चुका हूं। मेरा स्टैंडर्ड भी ये कह रहा है। सफिशिएंट मेरा है यहाँ पे ओपीसी के बारे में लिखा है, स्मॉल कंपनीज और डोमेंट कंपनी एक मीटिंग हेल्प कर रहे 6 महीने के हाफ मेरे हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में, इस हिसाब से कि उन 2 मीटिंग्स के बीच में 90 डेज का गैप हुई। मेरा कंपनीज एक्ट भी कह रहा है, स्टैंडर्ड भी कह रहा है, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है। An adjourned meeting being a continuation of the original meeting, the interval period if in such case shall be counted from the date of the original meeting. Meetings with the committees की भी मीटिंग होती है, आपको पता है मेरी ऑडिट कमिटी 177 में है और भी मेरी रेम्यूनरेशन कमिटी है, मेरी और भी कमिटीज बनती हैं, तो उनकी भी मीटिंग्स की मैं बात यहाँ पे स्टैंडर्ड कर रहा है। Committees shall meet as often as necessary subject to the minimum number and frequency prescribed by any law by any authority prescribed by the board। जो भी मेरी 177 में बात है, मेरे रूल्स में बात है, उस हिसाब से मेरी लॉ की बात कह दी गई कि जो लॉ में लिखा है उस हिसाब से मीटिंग्स कमिटीज की होनी चाहिए। मीटिंग्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेरा 150 बात करता है, हम 150 पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मीटिंग भी होती है। मेरे कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर। साल में एक बार अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग हो जाए तो वो SS1 का कंप्लायंस हो जाता है। द मीटिंग शैल बी हेल्ड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द बोर्ड एज अ होल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साल में एक बार क्यों मिलना चाहते हैं SS1 के हिसाब से कि वो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं। टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द चेयरमैन की भी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे एंड टू असेस द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमलेस ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंपनी मैनेजमेंट एंड द बोर्ड। जो मेरी इंफॉर्मेशन है कंपनी की मैनेजमेंट में और बोर्ड में, सबको रिव्यू करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी वेयर अपॉइंटेड शैल फेलिसिटेट द कन्वीनिंग एंड होल्डिंग ऑफ सच मीटिंग। हमारा दर्जा सबसे आगे है, हम कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो हम भी क्या करेंगे, हम फेलिसिटेट कर देंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग पे। अगर डिजायर हुआ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो हम सर उनकी मीटिंग को कन्वीन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कोरम की बात करूं मैं, कोरम की सेक्शन 173 174 बात करता है। 174 के हिसाब से कोरम, यहाँ पे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी यही कह रहा है कि कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। पूरे मीटिंग में कोरम प्रेजेंट होना जरूरी है। कंपनी एक्ट भी यही कहता है, कोई नई बात नहीं है। कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ द मीटिंग। कोरम मेरा हर एक ट्रांजैक्शन में पूरी मीटिंग में होना चाहिए। डायरेक्टर शैल नीदर बी रिकग्न्ड फॉर द कोरम nor shall be entitled to participate in respect of any an item of the business in which he is interested। Interested अगर है डायरेक्टर तो उसको कोरम में नहीं गिना जाएगा। ये बात मेरा कंपनीज एक्ट भी कह गया था। However, in case of private company, a director shall be entitled to participate in respect of such after the disclosure of interest। प्राइवेट कंपनीज के लिए डायरेक्टर मेरा अगर इंटरेस्टेड है तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के बाद कर सकता है, वो भी पहले नहीं कर सकता। मेरा यहाँ पे क्या है सर, आगे बढ़ना चाहता हूं मैं।
For this purpose, a director shall be treated as interested in contract or arrangement to be entered into by the company. Contract और arrangement के लिए director interested, यहाँ पे सर मेरा किस सेक्शन का रेफरेंस है? 184 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस आ रहा है, क्योंकि मेरा सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि डायरेक्टर अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में हो या कंट्रोल में हो या अरेंजमेंट में हो और उसने सर 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग ओन करी हो तो उसको डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पे डायरेक्टर की यहाँ पे क्या बात आ रही है? डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड। वो इंटरेस्टेड तब माना जाएगा इन कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट मेरा यहाँ पे 184 सबसेक्शन 2 में भी यही बात है। entered into or proposed to be entered into company कब? with any body corporate if such director along with such director holds more than 2%। यहाँ पे भी 2% की बात है। 184 सबसेक्शन 2 से ये उठाया है of the paid up share capital of the body corporate if he is a promoter, manager or he with the firm or the entity if such director or partner, owner or member as the case may be for that firm or entity। यहाँ पे छोटा सा चेंज पुराने स्टैंडर्ड से ये है कि यहाँ पे ए पॉइंट में मेरा यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ए पॉइंट में मेरा यहाँ पे क्या होता था? विद डायरेक्टर हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव। डायरेक्टर हिमसेल्फ की बात भी करता था और उसके रिलेटिव की बात भी करता था, लेकिन जो रिवाइज स्टैंडर्ड जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि मेरा 184 सबसेक्शन 2 जो मेरा रेफर हो रहा है उसमें भी डायरेक्टर हिमसेल्फ और रिलेटिव यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सर, मैं आगे क्या कह रहा हूँ? इफ द आइटम ऑफ द बिजनेस इज रिलेटेड पार्टी, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी के लिए अलग बात कह दी गई। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है 188 वाली, then he shall not be present at the meeting whether physically or electronic mode during the discussion and voting thereon। अगर मेरा सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है डायरेक्टर के साथ, then he shall not be present in the meeting। मीटिंग में वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, फिजिकली भी और इलेक्ट्रॉनिक मोड भी ड्यूरिंग द डिस्कशन, और उसके वोटिंग भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द मीटिंग शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ द कोरम। ये बात मेरी एक्ट में भी कह दी गई थी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में मीटिंग में डायरेक्टर मेरा अटेंड कर रहा है तो उसको हम काउंट करेंगे, कोई भी बात नहीं है, अनलेस देयर आर टू बी एक्सक्लूडेड फॉर द आइटम्स ऑफ द बिजनेस अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। वो आइटम्स मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे रूल 3 में वो आइटम्स हैं, वो आइटम्स मैं आपको बता चुका हूं। वो मेरे रूल 4 में आइटम्स हैं जो उसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से मैं डायरेक्टर्स को पार्टिसिपेट नहीं करा सकता। मीटिंग ऑफ बोर्ड, मेरा मीटिंग ऑफ बोर्ड की क्या बात कह रहा है? कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और डू व्हिचएवर इज हायर। मेरी ये बात कंपनीज एक्ट में भी लिखी है, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रैक्शन को हम नेक्स्ट वन लेंगे। सारी कॉपी पेस्ट बातें हैं, मैं आगे फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें टाइम नहीं लगा रहा। Where the number of directors is reduced below the minimum fixed by the articles, no business shall be transacted unless the number is first made by the remaining director or through a general meeting। ये बात इंपॉर्टेंट है। एक्ट में भी ये बात है कि जहां पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिड्यूस कर दिए गए मिनिमम फिक्स्ड बाय द आर्टिकल्स से, तो नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं किया जाएगा अनलेस द नंबर इज फर्स्ट मेड अप बाय द रिमेनिंग डायरेक्टर्स। जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं उससे उनको वो नंबर मिनिमम डायरेक्टर्स में जो आर्टिकल्स ने फिक्स किए हैं उस पे लाना पड़ेगा, और थ्रू अ जनरल मीटिंग। यहाँ पे लिखा है इफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज रिड्यूस्ड below the quorum fixed by the act or by for a meeting of the board, the continuing directors may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum or for summoning a general meeting। General meeting भी वो कॉल कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मीटिंग ऑफ कमिटीज, कमिटीज की मीटिंग हो रही है सर। मीटिंग्स कमिटीज के बारे में SS1 क्या कह रहा है? Unless otherwise stipulated in the act or articles any other law, the quorum for the meeting of the committee constituted by the board shall be as specified by the board। जो हमारा कोरम होगा मीटिंग्स का वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय द बोर्ड,
shall be specified by the board. Board specify करेगा. If no such quorum is specified, the presence of all the members of such committee is necessary to form the quorum. अगर कोई ऐसा नहीं स्पेसिफाई किया गया तो सारे के सारे प्रेजेंट होने जरूरी है. मेंबर्स किसके मेंबर्स? कमिटी के मेंबर्स to form the necessary quorum, तभी उसका necessary quorum बनेगा. Attendance at the meeting, attendance at the meeting, meeting की attendance की बात है, attendance register की बात हो रही है. Every company shall maintain attendance register for the meeting of the board and meeting of the committee. Committee की जो मेरी meeting है, जैसे audit committee की meeting हो रही है, उसके लिए भी attendance register मांग रहा है, और मेरी जो board meeting की जो meeting हो रही है, उसके लिए भी attendance register maintain करना जरूरी है. The attendance register shall contain the following particulars. Particulars क्या क्या होने चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है. सीरियल नंबर होना चाहिए, डेट किस दिन मेरी मीटिंग हुई, इन केस ऑफ कमिटी मीटिंग नेम ऑफ द कमिटी, किस कमिटी की मीटिंग थी, प्लेस ऑफ द मीटिंग किस जगह हुई, किस टाइम पे मीटिंग आपने करी, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर्स, द कंपनी सेक्रेटरी. हमारा साइन हर जगह लगता है सर, हमारे हर जगह जरूरत है. एंड ऑल्सो द पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग बाय इन्विटेशन एंड द मेल ऑफ प्रोसेस. अगर कोई इन्विटेशन से मीटिंग अटेंड कर रहा है तो उसकी भी यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर में यहाँ पे अटेंडेंस लगेगी. अटेंडेंस रजिस्टर shall be deemed to have been signed by the directors participating through electronic mode. वो डीम कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी सारे डायरेक्टर्स के अटेंडेंस रजिस्टर में यहाँ पे बात हो रही है. If the attendance is recorded in the attendance register and authenticated by company secretary, हमने ऑथेंटिकेट कर दिया सर कि मेरे डायरेक्टर जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो वो भी मान लिया जाएगा. और देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, जहां पे हम नहीं है तो फिर कौन आता है? चेयरमैन साहब आते हैं. और जहां पे चेयरमैन भी नहीं है तो जो भी डायरेक्टर प्रेजेंट है, जो ऑथराइज कर दिया गया चेयरमैन के द्वारा, ये बात यहाँ पे लिखी है. अटेंडेंस रजिस्टर्स के बारे में भी हमने यहाँ पे देख लिया. अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस. कहाँ पे मेंटेन करना है सर अटेंडेंस रजिस्टर? अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस एज विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड. प्रिस्क्राइब कर सकता है बोर्ड, या नहीं करेगा तो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा. द अटेंडेंस रजिस्टर इज ओपन है अटेंडेंस रजिस्टर इंस्पेक्शन के लिए बाय द डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स के लिए ओपन है अटेंडेंस रजिस्टर इंस्पेक्शन के लिए. इवन आफ्टर द पर्सन सीजेस टू बी डायरेक्टर, जब डायरेक्टर अपने का हट भी गया कोई, तब भी यहाँ पे ही इज एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ द मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डायरेक्टरशिप. अगर मैं डायरेक्टर हूँ और मेरा टेन्योर खत्म हो गया है, फिर भी मेरे पास हक है सर कि मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में मैंने वो डायरेक्टर बन के मीटिंग्स अटेंड करी हैं. ही शैल बी एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द अटेंडेंस रजिस्टर हेड ऑफ द मीटिंग ड्यूरिंग द डायरेक्टरशिप. उसके डायरेक्टरशिप में जितनी भी मीटिंग्स उन्होंने अटेंड करी है उसको वो इंस्पेक्ट कर सकता है. द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अपॉइंटेड बाय द कंपनी और द सेक्रेटरियल ऑडिटर और द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन आल्सो इंस्पेक्ट द अटेंडेंस रजिस्टर. कौन कौन मेरा अटेंडेंस रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकता है? एज द केस में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी. कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हम कर सकते हैं. सेक्रेटरियल ऑडिटर कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ही अपॉइंट होता है. स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है. सारे लोग क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्ट कर सकते हैं अटेंडेंस रजिस्टर एज ही मे कंसीडर नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज. अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अटेंडेंस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. अ मेंबर ऑफ द कंपनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द अटेंडेंस रजिस्टर. नॉर्मल मेंबर जो कंपनी का है वो अटेंडेंस रजिस्टर को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता. कौन कौन कर सकता है? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, सेक्रेटरियल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर या डायरेक्टर कर सकते हैं. द अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 8 years. 8 साल तक. कितना टाइम तक अटेंडेंस रजिस्टर को हम प्रिजर्व करेंगे? 8 years तक हम प्रिजर्व करेंगे. मेरा SS1 ये बात कह रहा है कि अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर द पीरियड ऑफ 8 years एटलीस्ट. कम से कम 8 साल from the date of the last entry made therein and may be destroyed thereafter with the approval of the board. 8 साल कहां से गिनने हैं? जिस दिन मेरी लास्ट एंट्री हुई
उस दिन से मैंने गिनने हैं, और उसके बाद भी अगर मैं डिस्ट्रॉय करूंगा तो भी मैं ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड से। अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी इन द कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। हमारे लिए सर सारी चीजें हैं, क्योंकि हम अपनी कस्टडी में अटेंडेंस रजिस्टर को रख सकते हैं, हमारे लिए सारी चीजें लॉ ने बनाई हैं। देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी जहां पे हम नहीं है, अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी इन द कस्टडी ऑफ एनी पर्सन, कोई भी जो ऑथराइज कर दिया गया। कौन ऑथराइज करता है? बोर्ड ऑथराइज करता है। और लीव ऑफ एब्सेंस शैल बी ग्रांटेड टू द डायरेक्टर ओनली व्हेन अ रिक्वेस्ट ऑफ सच लीव हैज बीन कम्युनिकेटेड टू कंपनी सेक्रेटरी और द चेयरमैन और एनी अदर पर्सन। मेरा लीव ऑफ एब्सेंस कब ग्रांट किया जाएगा डायरेक्टर साहब को? जब उनकी रिक्वेस्ट आएगी, सच लीव हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द कंपनी सेक्रेटरी और चेयरमैन। जब डायरेक्टर साहब हमें कहेंगे कि हम नहीं अटेंड कर सकते, हमें लीव ऑफ एब्सेंस चाहिए, तभी हमसे को रिक्वेस्ट आएगी, तब हम उनको ग्रांट करेंगे, ऐसे ग्रांट नहीं करेंगे। हम ग्रांट कर सकते हैं, कम्युनिकेट किसके साथ करेंगे? डायरेक्टर साहब हमारे साथ करेंगे या चेयरमैन से करेंगे और एनी अदर पर्सन। यहाँ पे ये बात आ चुकी है, ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। चेयरमैन साहब की बात है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में। चेयरमैन क्या कह रहा है? मीटिंग ऑफ द बोर्ड, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी शैल बी द चेयरमैन। चेयरमैन जो कंपनी का है शैल बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड का चेयरमैन, जो कंपनी का चेयरमैन है, वही बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ चेयरमैन, ऐसा भी हो सकता है कंपनी का चेयरमैन ना हो तो डायरेक्टर्स अलॉट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं वन ऑफ देमसेल्व्स टू बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। डायरेक्टर्स अपने आप में से किसी को इलेक्ट कर सकते हैं टू बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इफ नो सच चेयरमैन इज इलेक्टेड। यहाँ पे भी वही बात आ गई, unable to, if no such chairman is elected or the chairman is unable to attend the meeting, chairman attend नहीं कर पा रहा मीटिंग को, the director present at the meeting shall elect one of themselves to chair and conduct the meeting unless otherwise provided by the articles। जो डायरेक्टर्स वहां पे प्रेजेंट है वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट कर सकते हैं, अपने आप में से एक बंदा चेयर करेगा टू कंडक्ट द मीटिंग अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स। ये एक्सप्लेनेशंस नीचे आप पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं सर। आगे क्या लिखा है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 मेरा चल रहा है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 मेरा मीटिंग्स ऑफ कमिटी के बात आ गई। मीटिंग्स ऑफ द कमिटी, द मेंबर ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और इलेक्टेड बाय द कमिटी or chairman in accordance with the act or any other articles shall conduct the meeting of the committee if no chairman has been so elected। If the elected one are unable to attend the meeting, the committee shall elect one of the members present to chair। यहाँ पे भी वही बात है, मीटिंग में अगर चेयरमैन नहीं है तो उनमें से जो मेरे मीटिंग के जो यहाँ पे चेयरमैन अनेबल टू अटेंड है, द कमिटी शैल वन ऑफ द मेंबर्स, जो ऑडिट कमिटी के मेंबर्स होंगे उन्हीं में से एक बंदा वहां पे चेयर कर लेगा। और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल्स, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मेरा ये बात कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, वही बात यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। अथॉरिटी की बात है, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और इन एब्सेंस द मैनेजिंग डायरेक्टर। सबसे पहले चेयरमैन की बात है, उसकी एब्सेंस में एमडी की बात है, उसके बाद एनी डायरेक्टर की बात है अदर देन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हम पूछते नहीं है। शैल डिसाइड बिफोर द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन से पहले इज सर्कुलेटेड टू द डायरेक्टर्स, सर्कुलेट करेंगे ड्राफ्ट रेजोल्यूशन whether the approval of the board or a particular business shall be obtained by the means of the resolution by circulation। यहाँ पे भी 1/3 की बात है, ये भी मेरी 1/3 की बात मेरी कहाँ लिखी है? कंपनीज एक्ट में लिखी है, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्रोसीजर क्या है? A resolution proposed to be passed by circulation shall be sent in draft together with the necessary papers to all the directors, interested directors on the same day। हम उसको भेजेंगे। The draft of the resolution to be passed in necessary papers circulate कर दिए जाएंगे डायरेक्टर्स को। कैसे सर्कुलेट करे जाएंगे? By hand सर्कुलेट कर सकते हैं, by hand सर्कुलेट कर सकते हैं। Draft of the resolution to be passed and the necessary papers shall be circulated amongst the director by hand दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं? By speed post और registered post, और by speed post और by registered post और by courier। यहाँ पे courier है साहब, ये बहुत कंफ्यूजन है कि यहाँ पे courier दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया है? क्योंकि एक्ट में लिखा है
एक्ट में यहाँ पे कोरियर की बात करी गई है, राइट। तो यहाँ पे एक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकता था स्टैंडर्ड, लेकिन मेरा जब नोटिस जा रहा था मीटिंग का या जब मेरा एजेंडा जा रहा था तो उसमें कोरियर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 में पहले था, एक्ट में तो उसकी बात ही नहीं है। कोरियर को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोरियर है, राइट। ध्यान रखेंगे, बाय ईमेल और बाय एनी अदर रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। आगे बढ़ते हैं। ईच बिजनेस, ये एक्सप्लेनेशंस आप पढ़ सकते हैं, मैं सारी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ईच बिजनेस प्रपोज टू बी पास बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन, जो भी मेरा बिजनेस प्रपोज्ड है बाय पास ऑफ द वे ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन शैल बी एक्सप्लेन बाय अ नोट, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा बाय नोट, सेटिंग आउट द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल्स, डिटेल्स के हिसाब से relevant material facts that enable the director to understand the meaning, यही बात एक्ट में लिखी हुई है। स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस, ये सारी चीजें एक्ट में हम पढ़ चुके हैं। अप्रूवल कैसे होएगा? द रेजोल्यूशन इज बेस्ड व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड टू वोट बाय द रेजोल्यूशन। अप्रूवल तब होगा जब मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स मेरा रेजोल्यूशन को वोट कर दें, अनलेस नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर बीइंग रिक्वायर्ड द रेजोल्यूशन सर्कुलेशन टू बी डिसाइडेड एट द मीटिंग। मेरी ये बात भी एक्ट में मैंने पढ़ी थी। द रेजोल्यूशन इफ पास्ड, अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन द अर्लियर ऑफ, ये बात देखने वाली है कि रेजोल्यूशन अगर मेरा पास कर दिया गया तो शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन द अर्लियर ऑफ किसका? द लास्ट डे स्पेसिफाइड फॉर सिग्निफाइंग द असेंट और डिसेंट बाय द डायरेक्टर्स। जो मेरा लास्ट डे है, जो मैंने ड्राफ्ट भेजा डायरेक्टर्स को, उनका लास्ट डे जो था, जो स्पेसिफाई करने का, असेंट देने का या डिसेंट देने का बाय द डायरेक्टर्स, और द डेट एट व्हिच द असेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, जिस दिन मेरे को मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर से असेंट मिल गया, यस मिल गया, प्रोवाइडेड दैट ऑन दैट डे द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु हैव नॉट येट रिस्पोंडेड ऑन द रेजोल्यूशन अंडर सर्कुलेशन, प्रोवाइडेड कि अगर उस दिन जो मेरे नॉट रिस्पॉन्डेड है डायरेक्टर्स, जिन्होंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया वो रेजोल्यूशन के लिए, अलोंग विद द डायरेक्टर्स ऑफ who have expressed their desire for the resolution under circulation, we decided at the meeting shall not be 1/3 or more of the total number of directors। मतलब मेरे जो डायरेक्टर्स ने असेंट दिया है प्लस जो मेरे डायरेक्टर्स ने असेंट नहीं दिया है, उन दोनों को मिला के shall not be more than 1/3 of the total number of directors and shall be effective from such date if no such effective date if specified in such resolution। ये भी आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्टर shall signify the assent or dissent by signing the resolution। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। मैं अब बात कर रहा हूँ, मिनट्स की बात रह गई है, एक रिकॉर्डिंग की बात यहाँ लिखी है। Resolution passed by circulation shall be noted at the subsequent meeting of the board and the text thereof with the dissent or absent if any shall be recorded in the minutes of the meeting। minutes में सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स भी रिकॉर्ड की जाएंगी, जितने मेरे डिसेंट हुए या एब्सेंटेशन हुए सब रिकॉर्ड किया जाएगा। वैलिडिटी, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन की वैलिडिटी क्या है? passing of resolution by circulation shall be considered valid if it has been passed at the duly convened meeting of the board। ये बात यहाँ लिखी है। मिनट्स की बात अब रह गई है, मैं इसको खत्म करना चाहता हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई है। मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स की बात है। मिनट्स शैल बी रिकॉर्डेड in the books maintained for that purpose। A distinct minute book shall be maintained for the meeting of the board and each of the committees। distinct minutes book होनी चाहिए सारी board meetings के लिए, और मेरी जो audit committees की meetings है सब उनका ऐसी committees की meetings के लिए अलग minute book बनेगी। A company may retain its minutes in physical or electronic form। minutes को आप electronically भी बना सकते हैं या physically भी बना सकते हैं। इसके नीचे क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशंस आप पढ़ सकते हैं। द पेजेस ऑफ द मिनट्स बुक शैल बी कंसेक्यूटिवली नंबर्ड। जो मेरे मिनट्स की बुक होंगी उसको मेरे को कंसेक्यूटिवली नंबरिंग देनी पड़ेगी। मिनट्स शैल नॉट बी पेस्टेड और अटैच्ड टू द मिनट्स बुक और टैम्पर्ड विद एनी मैनर। मिनट्स बुक if maintained in the loose leaf form, अगर loose leaf form में minutes book है, shall be bound periodically depending upon the size and the volume and
Minutes book shall be kept at the registered office of the company. कहाँ रखेंगे? Registered office में रखेंगे. Or at such place as will be approved by the board. Contents of the minutes, general contents अलग है. General contents क्या है? Minutes shall state at the beginning the serial number मुझे बताना पड़ेगा, and the type of the meeting, कौन सी तरह की मीटिंग हुई, name of the company, कंपनी का नाम, डे, डेट, वेन्यू, कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, सब मुझे बताना पड़ेगा. कोरम के बारे में भी मुझे बताना पड़ेगा. मिनट्स शैल रिकॉर्ड द नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट फिजिकली. मिनट्स बताएंगे कि कौन कौन से डायरेक्टर्स मेरे फिजिकली प्रेजेंट थे या मेरे कौन से डायरेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिकली मोड से प्रेजेंट थे. और कंपनी सेक्रेटरी हम क्या करेंगे? हु इज इन अटेंडेंस ऑफ द मीटिंग एंड द इनवाइटीज इफ एनी इंक्लूड द इनवाइटीज फॉर द स्पेसिफिक टर्म. मिनट्स में हम कंपनी सेक्रेटरी, हमारा नाम तो आएगा ही आएगा, और अगर कोई इनवाइटी है, हमने किसी को इनवाइट किया है मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उसका भी नाम लिखेंगे. मिनट्स में हम सारी बातें लिखते हैं, आपको सारी चीजें पता है. फिर मैं रीड करा रहा हूँ. The minutes shall contain a record of all the appointments made at the meeting. रिकॉर्ड में सारी चीजें मेंटेन करेगा. स्पेसिफिक कंटेंट्स क्या है? जनरल कंटेंट्स मैंने देख लिए हैं. स्पेसिफिक कंटेंट स्पेसिफिक है. स्पेसिफिक कंटेंट्स में क्या आएगा? द नेम ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट, नेम ऑफ द डायरेक्टर जो मेरा प्रेजेंट था, एंड द मोड ऑफ अटेंडेंस, उनकी किस तरह से अटेंडेंस हुई, इफ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. जो मेरे डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं उनका नाम लिखूंगा, और मेरा जो मोड उनका अटेंडेंस का था वो बताऊंगा. इन केस ऑफ डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, हिज पर्टिकुलर्स, लोकेशन फ्रॉम व्हिच ही इज पार्टिसिपेटिंग. अगर डायरेक्टर साहब इलेक्ट्रॉनिक मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर रहे हैं तो उनकी लोकेशन मुझे बतानी पड़ेगी मिनट्स में. फ्रॉम वेयर ही पार्टिसिपेटेड, कहां से वो लोकेशन से पार्टिसिपेट कर रहे थे. wherever required, his consent to sign the statutory register placed at the meeting, the name of the company secretary who is in the attendance and the invitees. हमारा तो सर हर जगह नाम आना ही आना है, हर पॉइंट में हमारा नाम दिखेगा. रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन इफ एनी, रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन का, रिकॉर्ड ऑफ कोरम का, नेम ऑफ द डायरेक्टर्स, नोटिंग ऑफ मिनट्स, ये सारी चीजें आपको सर. द फैक्ट दैट द इंटरेस्टेड डायरेक्टर डिड नॉट पार्टिसिपेट, द व्यूज ऑफ द डायरेक्टर, पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनके व्यूज. इफ द डायरेक्टर हैज पार्टिसिपेटेड ओनली फॉर द पार्ट ऑफ द मीटिंग, उनका एजेंडा, सारी चीजें. रैटिफिकेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द फैक्ट ऑफ द डिसेंट एंड द नेम ऑफ द डायरेक्टर हु डिसेंटेड द रेजोल्यूशन, कंसिडरेशन ऑफ एनी आइटम, सारी चीजें मुझे कहाँ दिखानी पड़ेंगी? मिनट्स में दिखानी पड़ेंगी. स्पेसिफिक आइटम में, अपार्ट फ्रॉम द रेजोल्यूशन और द डिसीजन, मिनट्स शैल मेंशन द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ ऑल द प्रपोजल्स एंड समराइज द डेलिब्रेशन देयरऑफ. सारे मुझे ब्रीफ प्रपोजल्स एंड समराइज द डेलिब्रेशन मुझे मिनट्स में दिखाने पड़ेंगे. एंड रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स, मिनट्स की रिकॉर्डिंग कैसे होगी? मिनट्स शैल कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग. मीटिंग की समरी हम किस में बनाते हैं? मिनट्स में बनाते हैं. मिनट्स शैल बी रिटन क्लियर, कंसाइज एंड इन प्लेन लैंग्वेज. whether the decision of the board is based, जहां पे decision of the board is based on any unsigned documents including the reports or notes or presentation table and presented at the meeting, which were not the part of the notes or agenda and were referred in the minutes, shall be identified by initially of such documents by company secretary or chairman. ये point important है, इसमें change हुआ है पिछले standard से, और अभी जो standard आया है इसको important mark कर सकते हैं. इसका क्या मतलब हुआ सर? क्या मतलब हुआ इस point का? फिर से पढ़ते हैं. Wherever the decision of the board is based, जहां पे भी decision board का based है on any unsigned documents, हो सकता है कोई unsigned document रह गया हो, उस पे मेरे board of directors ने कोई decision ले लिया हो, उसके लिए कह रहा है where the decision of the board is based on any unsigned documents. वो unsigned document कौन सा हो सकता है? कोई report हो सकती है, और notes हो सकते हैं, और presentations टेबल्ड और प्रेजेंटेड एट द मीटिंग. ध्यान से देखेंगे, सारी रिपोर्ट्स या नोट्स या प्रेजेंटेशन जो मेरी टेबल है या जो प्रेजेंट की गई मीटिंग में जो मेरे रिपोर्ट्स, नोट्स, प्रेजेंटेशन जो मेरे मीटिंग में प्रेजेंट करी गई, विच वर नॉट पार्ट ऑफ द नोट्स, जो मेरे नोट्स में पार्ट नहीं थे, एजेंडा के भी पार्ट नहीं थे, एंड आर रेफर्ड इन द मिनट्स, और मेरे नोट्स के भी पार्ट वो नहीं बने, एजेंडा के भी पार्ट नहीं
नहीं बनने, लेकिन वो मिनट्स के पार्ट बन रहे हैं विच आर रेफर्ड इन द मिनट्स शैल बी आइडेंटिफाइड, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय इनिशियलिंग, उसको हम साइन कर सकते हैं बाय साइनिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स बाय कंपनी सेक्रेटरी और चेयरमैन। हम साइन कर सकते हैं, हम कंपनी सेक्रेटरी हैं या चेयरमैन साहब साइन कर सकते हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर उस पे इनिशियल्स हो जाए हमारे या चेयरमैन साहब के। किस पे? अगर कोई ऐसा मेरा अनसाइंड डॉक्यूमेंट रह गया है जिसपे मैंने डिसीजन, बोर्ड ने डिसीजन ले लिया है और वो प्रेजेंट हुआ है मीटिंग में, वो प्रेजेंट हुआ है किसी रिपोर्ट में या नोट्स में या प्रेजेंटेशन में, मीटिंग में प्रेजेंट हुआ है, वो एजेंडा का भी पार्ट नहीं था, नोट्स का भी पार्ट नहीं था, उसको हम मिनट्स में यहाँ पे रेफर कर सकते हैं इनिशियल्स करके कंपनी सेक्रेटरी का या चेयरमैन का। Where any earlier resolution or decision is superseded or modified, minutes shall contain a specific reference to such earlier resolution। अगर कोई resolution या decision supersede कर लिया गया, modify कर लिया गया, तो सर minutes को reference देना बहुत जरूरी है। Minutes shall contain a reference to such earlier resolution or decision or state that the resolution is supersession of all the earlier resolution passed and in that regard। Minutes of the preceding meeting shall be noted at the meeting of the board held immediately following the date of entry of such minutes in the minute book। छोटी सी बात है, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। Finalization of minutes, minutes का हम finalization कैसे करेंगे? Within 15 days from the date of the conclusion of the meeting, 15 दिन के अंदर अंदर, कहां से 15 दिन गिनने हैं? फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द और द कमिटी। अगर बोर्ड मीटिंग है तो वहां से 15 दिन, ऑडिट कमिटी की मीटिंग थी तो उसकी 15 दिन। द ड्राफ्ट मिनट्स, जो मैंने मिनट्स को ड्राफ्ट किए देयर ऑफ, शैल बी सर्कुलेटेड बाय हैंड, उसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा बाय हैंड या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट और कोरियर। यहाँ पे भी कोरियर है। कोरियर कहाँ कहाँ नहीं था? नोटिस में नहीं था, एजेंडा में नहीं था। फाइनलाइजेशन ऑफ मिनट्स के जो मैं सर्कुलेशन कर रहा हूँ वहां भी कोरियर है, और जो मैं रेजोल्यूशन का सर्कुलेशन कर रहा हूँ उसमें भी कोरियर है। और बाय ईमेल और बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मींस टू all members of boards or committee as on the date or their commence, as on the date of the meeting for their commence। so commence देंगे, डायरेक्टर स्पेसिफाई करेगा ड्राफ्ट मीटिंग्स के लिए। प्रूफ ऑफ सेंडिंग द, यहाँ पे भी लिख दिया कि प्रूफ ऑफ सेंडिंग, यहाँ प्रूफ ऑफ सेंडिंग द ड्राफ्ट मिनट्स को मैं 3 साल तक मुझे रखना पड़ेगा। डायरेक्टर वेदर प्रेजेंट एट द मीटिंग और नॉट शैल कम्युनिकेट देयर कमेंट्स, कम्युनिकेट करेंगे डायरेक्टर साहब अपने कमेंट्स इन राइटिंग ऑन द ड्राफ्ट मिनट्स विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलेशन देयर ऑफ। 7 दिन कहाँ से गिनेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलेशन, so that the minutes are finalized, finalize कर दिए जाएंगे minutes को, and entered into the minutes book, minutes book में enter कर दिए जाएंगे। specified in the time limit, कितनी है? 30 days की time limit है। यहाँ पे मेरा ये बात भी खत्म होती है। if any director communicates his comments after the expiry of the set period of 7 days, अगर 7 दिन के बाद अगर वो communicate करता है, the chairman if so authorized by the board shall have the discretion to consider such comments। chairman साहब अगर board के authorize है तो वो डिस्क्रिशन कर सकते हैं उनके कमेंट्स का। इन द इवेंट ऑफ द डायरेक्टर डज नॉट कमेंट ऑन द ड्राफ्ट मिनट्स, द ड्राफ्ट मिनट्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर साहब 7 दिन तक मेरे को ड्राफ्ट मिनट्स पे कमेंट्स नहीं देते हैं, ड्राफ्ट मिनट्स deemed to be approved by the director मान लिए जाएंगे, उनको अप्रूवल मिल जाएगा। डायरेक्टर who ceases to be the director after the meeting of the board is entitled to receive a draft minutes of the particular meeting and to offer the comments irrespective of whether he attended or not। entry in the minutes book, minutes book में entry करेंगे। minutes shall be entered, मिनट्स जो हमने बनाए ड्राफ्ट से बाद, कमेंट्स के बाद, कहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे? मिनट्स बुक में एंट्री करेंगे। 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, 30 डेज कहाँ से गिनने हैं? कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग से गिनने हैं। द डेट ऑफ एंट्री ऑफ द मिनट्स इन द मिनट्स बुक शैल बी रिकॉर्डेड बाय कंपनी सेक्रेटरी। हम रिकॉर्ड करने वाले हैं क्योंकि हमारा हर जगह नाम है, हम किसी से कम नहीं है। हम
चेयरमैन के साथ चल रहे हैं एंड देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी, जहां पे हम नहीं है फिर चेयरमैन या बोर्ड जो ऑथराइज कर दे उससे हम काम करा लेंगे। मिनट्स वंस एंटर्ड इन द बुक, मिनट्स जहां पे एंटर हो गए मिनट्स बुक में, शैल नॉट बी ऑल्टर्ड, मिनट्स को हम ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। एक बार जब मिनट्स बुक में चढ़ गए विद इन 30 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, तो वहां पे ऑल्टरेशन नहीं हो सकती। एनी ऑल्टरेशन इन द मिनट्स एज एंटर्ड शैल बी मेड ओनली बाय द way of express approval of the board, approval of the board चाहिए तभी हम minutes में alteration कर सकते हैं at a subsequent meeting at which the minutes were noted by the board and the fact that such alteration shall be recorded in the minutes of subsequent meeting. Sub signing and dating of minutes, signing कौन करेगा? Minutes of the meeting of the board shall be signed and dated by the chairman साहब, और chairman नहीं है chairman of the meeting or by the chairman of the next meeting। यहाँ पे ये बात भी हो गई। The chairman shall initial each page of the minutes, chairman साहब एक एक पेज को साइन करने वाले हैं। Sign the last page and append to the signature of the date on each and place he where he has signed the minutes. Minutes once signed by the chairman shall not be altered. chairman साहब ने जब मेरे minutes को sign कर दिया तो मैं उसको alter नहीं कर सकता। ये वाला point important है 7.6.4, इसको read करते हैं। इसके बाद मेरा mostly secretarial standard खत्म है। Within 15 days of signing of minutes, 15 दिन के अंदर अंदर minutes के sign करने के within 15 days, a copy of the said signed minutes, एक जो कॉपी होगी जो मिनट्स की, उसको हम साइन मिनट्स की कॉपी सर्टिफाइड बाय कंपनी सेक्रेटरी हम उसको सर्टिफाई करेंगे। उसकी जो कॉपी है मिनट्स की हमारे सर्टिफिकेशन के बाद, और जहां पे हम नहीं है वहां पे देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय एनी डायरेक्टर, फिर कोई भी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड शैल सर्कुलेट टू ऑल द डायरेक्टर्स, सर्कुलेट करेंगे सारे डायरेक्टर्स को कॉपी ऑफ द सेड मिनट्स, जो मिनट्स को हमने सर्टिफाई किया हम सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करेंगे एज ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग एंड द अपॉइंटेड देयरआफ्टर, एक्सेप्ट टू दोज डायरेक्टर्स, किनको नहीं करेंगे, एक्सेप्ट टू दोज डायरेक्टर्स हु हैव वेव्ड देयर राइट टू रिसीव द सेम ईदर इन राइटिंग और सच वेवर is recorded in minutes, उनको नहीं करेंगे जिन्होंने अपना राइट वेव कर दिया है कि हम रिसीव नहीं करना चाहते राइटिंग में, और सच वेवर इज रिकॉर्डेड इन द मिनट्स, अगर वो रिकॉर्डेड है मिनट्स में। प्रूफ ऑफ सेंडिंग द साइंड मिनट्स एंड डिलीवरी शैल बी मेंटेन्ड, इसको भी मेंटेन करना जरूरी है। बात ये आती है, समझ आया 7.6.4, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रूफ ऑफ सेंडिंग द साइंड मिनट्स एंड द डिलीवरी शैल बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी as decided by the board, इसके लिए डिसाइडेड है बोर्ड। इसमें भी टाइम 3 साल का है, हर जगह टाइम 3 साल डाल दिया है, पहले ये टाइम नहीं था अब डाल दिया है, पहले मिनिमम टाइम प्रिस्क्राइब नहीं था। इंस्पेक्शन एंड द एक्सट्रैक्ट्स द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड द अदर कमिटी शैल thereof shall be inspected by the directors inspect कर सकते हैं। Extract of the minutes shall be given only after the minutes have been duly entered into the minutes book, and however the certified copies of resolution passed at the meeting may be issued even earlier if the text of the resolution had been placed in the meeting, right? कोई भी बड़ी बात नहीं है। प्रिजर्व हम कितना करेंगे मिनट्स एंड रिकॉर्ड्स को, मिनट्स ऑन ऑल द मीटिंग्स शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद टाइम स्टैम्प, ये भी बात क्लियर है। Office copies of notice, agenda, notes, agenda and other related papers shall be preserved in good order, इन सब चीजों को हम प्रिजर्व करना पड़ेगा इन गुड ऑर्डर, इन फिजिकली में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कितना टाइम के लिए? 8 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, 8 financial years, whichever is later, as long as they remain current, or 8 financial years, whichever is later, तो maximum 8 financial years हो गए, and may be destroyed thereafter with the approval of the board. Board के approval के बाद 8 साल के बाद हम इसको destroy कर सकते हैं। Minutes book shall be in the custody of the company secretary. हमारा दर्जा इतना बड़ा है कि हमें सारी कस्टडी दे रखी है। कस्टडी किसके पास है मिनट्स बुक की? कंपनी सेक्रेटरी के पास है। डिस्क्लोजर क्या है सर? द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन कंप्लायंसेस
of applicable secretarial standard और मेरी effective date क्या है? The standard shall come into effect from 1st October 2017. Right, यहाँ पे हमारा SS1 complete होता है, हमारा secretarial standard 1 with मेरा board meetings के सारे provisions मैंने आपको सारे revise करा दिए. I hope it was useful for you. Please give a thumbs up and share with your friends, and do tell me if you want the videos of SS2 and SS3. Do give me the comments, and अगर कोई problem है, कोई doubt है, तो please give me a comment, share with your friends. Stay motivated, stay blessed. Thanks for watching. Stay connected. Thank you for watching. Jai Hind. Stay blessed. Goodbye.